आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ राजनीति विज्ञान पाठ 5 जन संघर्ष और आंदोलन। बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 अंक वाले। प्रश्न 1, बोलिविया का जल युद्ध निम्न में से लोगों का संघर्ष था। ए में बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ, बी में है लोकतंत्र को कायम करने के खिलाफ, सी में पर्यावरण को बचाने के खिलाफ और डी वैश्वीकरण के समर्थन के लिए। सही उत्तर है बोलिविया का जो जल युद्ध था वो पानी के निजीकरण के खिलाफ था, तो सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 2, सन 2006 के अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था ए लोकतंत्र कायम करना, बी पर्यावरण की सुरक्षा, सी मार्क्सवादी शासन कायम करना, डी राजा को हटाना। तो उद्देश्य था लोकतंत्र कायम करना। सही उत्तर होगा ए लोकतंत्र कायम करना। प्रश्न 3, नेपाल में कब लोकतंत्र स्थापित हुआ। ए 1960, बी 1970, सी 1980, डी 1990। सही उत्तर है डी 1990 में वह लोकतंत्र कायम हुआ। प्रश्न 4, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ए आंदोलनकारी समूह है, बी दबाव समूह है, सी लोक कल्याणकारी समूह है, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी दबाव समूह है। 5, उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने होते हैं। हित समूह है। सही उत्तर होगा सी हित समूह है। प्रश्न 6, जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से इस कथन का समर्थन करता है। ए बोलिविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष, बी नेपाल के राजकीय परिवार में रहस्यमय नरसंहार, सी 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा संसद को भंग करना, डी नेपाल में माओवादियों का उद्योग। तो इस बात को सिद्ध करता है ए बोलिविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष। सही उत्तर होगा बोलिविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन की एक विशेषता है। ए ये चुनाव में भाग नहीं लेते, इनका एक मजबूत संगठन होता है, सी उनका एक कमज़ोर संगठन होता है, डी इनमें निर्णय निर्माण और औपचारिक एवं दृढ़ होता है। तो सही उत्तर है इनका सी, इनका एक कमज़ोर संगठन होता है। जन आंदोलन जो होते हैं उनका एक कमज़ोर संगठन होता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन जन हितकारी समूह का उदाहरण है। ए श्रम संगठन, बी व्यवसायिक संगठन, सी व्यावसायिक इकाइयाँ, डी पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक सामुदायिक कर्मचारी संगठन वामसेप। तो सही उत्तर है इसमें डी वामसेप। प्रश्न 9, फेडेकोर क्या था। ए ये बोलिविया की एक राजनीतिक पार्टी थी, बी ये बोलिविया के दलों का एक समूह था, सी इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे, डी ये लोगों का गठबंधन था। सही उत्तर है इसका सी, इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। तो सही उत्तर होगा इसका सी। प्रश्न 10, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलिविया जल युद्ध के बीच क्या समानताएं थी। ए प्रादेशिक भागीदारी, बी हिंसक संघर्ष, सी जनता की लामबंदी, डी धार्मिक सुधार। तो दोनों में समानताएं थी, जनता की लामबंदी। नेपाल के आंदोलन और बोलिविया जल युद्ध दोनों में समानता थी, जनता की लामबंदी। लघु उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 1, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। उत्तर, एक तरफ राजनीतिक दल और एक तरफ दबाव समूह है। पहला, राजनीतिक दल ये सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं। दबाव समूह
ये सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते। राजनीतिक दल पूरी तरह संगठित होते हैं। दबाव समय इनका संगठन ढीला ढाला होता है। राजनीतिक दल इनका विस्तार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है। दबाव समय इनका प्रभाव सीमित क्षेत्र तक होता है। 4 राजनीतिक दल इनका लक्ष्य लंबी अवधि वाला होता है। दबाव समय इनका लक्ष्य छोटी अवधि वाला होता है। प्रश्न 2 दबाव समूह क्या है, उदाहरण देकर बताओ। उत्तर दबाव समूह लोगों का ऐसा समूह है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए किसान संघ, अखिल भारतीय किसान यूनियन, अध्यापक संघ, अखिल भारतीय अध्यापक संघ, छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI, तो व्यापारी संघ, अखिल भारतीय व्यापार मंडल। प्रश्न 3 हित समूह के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर हित समूह के कार्य 1 जनमत का निर्माण, 2 हड़तालों और प्रदर्शनों की व्यवस्था करना, 3 निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों का समर्थन करना। प्रश्न 4 नेपाल और बोलीविया के जन संघर्षों की 2 समानताएं और 2 असमानताओं को बताओ। समानताएं और असमानताएं बताओ। उत्तर समानताएं ये दोनों लोकतांत्रिक आंदोलन थे, दोनों संघर्ष सफल रहे। दूसरा, ये दोनों पूरे विश्व के लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये दोनों राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं। असमानताएं नेपाल में संघर्ष देश की राजनीति के आधार से संबंधित था। दूसरा, बोलीविया का संघर्ष किसी विशेष नीति से संबंधित था। प्रश्न 5 चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, इसका महत्व बताइए। उत्तर इसमें राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कार्यक्रमों, नीतियों तथा उद्देश्यों का विवरण रहता है। महत्व 1 इसके द्वारा किसी दल की आंतरिक या बाहरी नीतियों का पता चलता है। 2 चुनाव पश्चात किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देना। इसमें वर्णित कार्य कराने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। प्रश्न 6 कोई मत कब अवैध हो जाता है। उत्तर 1 मतदाता मतपत्र में किसी जगह अपने हस्ताक्षर कर दें। 2 मतपत्र को फाड़ दें। 3 मतपत्र पर किसी प्रकार का निशान लगाएं। 4 जब मतदाता का एक से ज़्यादा प्रत्याशियों को निशान लगाए। प्रश्न 7 दबाव समूह राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। उत्तर 1 दबाव समूह में शामिल लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 2 ये अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों की मदद करते हैं। 4 ये सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना प्रदर्शन, हड़ताल, सभा का आयोजन करते हैं। 5 ये अपने कार्यों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। जन जन अभियान चलाना, जनसभा का आयोजन करना आदि अनेक प्रकार हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने संगठन में बड़े नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 8 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फेडेकोर, निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव याचिका। तो सबसे पहले है उत्तर में फेडकोर। फेडेकोर बोलीविया के समस्त हित समूह का एक संयुक्त परिसंघ है। बी निर्वाचन मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, उसी को निर्वाचन कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिकों को सरकार के निर्वाचन में मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। डी चुनाव याचिका चुनाव के वक्त गलत तरीकों का प्रयोग करके मतदान को प्रभावित करने पर किसी भी सदस्य द्वारा न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है, जिसका न्यायालय परीक्षण करता है, उसे चुनाव याचिका कहते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला है 7 पार्टी अलायंस क्या था? उत्तर 1, नेपाल में भंग की गई संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, इसे 7 पार्टी अलायंस कहा जाता है। नेपाल के लोगों की मुख्य मांगें क्या थी? उत्तर, नेपाल के लोगों की मुख्य मांगें लोकतंत्र को पुनः बहाल करना, 2 राजा से सभी शक्तियां वापस लेकर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथों में देना। प्रश्न 3, नेपाल के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, नेपाल में अप्रैल 2006 को आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को पुनः बहाल करना था। क्वेश्चन 4, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेट कब दिया? उत्तर, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेट 21 अप्रैल 2006 को दिया। क्वेश्चन 5, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? उत्तर, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना एक जन आंदोलन के द्वारा हुई। क्वेश्चन 6, वर्ग विशेष हित समूह और जन सामान्य हित समूह में क्या अंतर है? उत्तर 6, वर्ग विशेष के हित समूह का उद्देश्य पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है, जबकि जन सामान्य हित समूह का उद्देश्य पूरे समाज की बेहतरी और कल्याण करने के लिए कार्य करना होता है। क्वेश्चन 7, जन सामान्य हित समूह का एक उदाहरण दो। उत्तर, वामसेप नामक समूह जन सामान्य के हित का एक समूह है। लोक कल्याणकारी समूह किसे कहते हैं? उत्तर 8, लोक कल्याणकारी समूह उन समूहों को कहते हैं जो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं। प्रश्न 9, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? उत्तर 9, जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं तो उनके इन संगठनों को हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है, परंतु जब इन समूहों का आकार बढ़ जाता है और उद्देश्य प्राप्ति की ओर जाते हैं तो वे आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य सरकार में शामिल होना नहीं वरन सरकार को प्रभावित करना होता है और वे कार्य निम्नलिखित ढंग से करते हैं। प्रथम, विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में वे बैठक करते हैं, जुलूस निकालते हैं और सूचना अभियान चलाते हैं। 2, केवल जनता को ही नहीं, ऐसे दबाव समूह सभी मीडिया को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि मीडिया उनके मसलों पर ध्यान दे और ऐसे में सरकार और जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। 3, ऐसे दबाव समूह और आंदोलन केवल सूचना अभियान तक ही सीमित नहीं रहते वरन वे धरना भी देते हैं और हड़ताल भी करते हैं और सरकारी कामकाज में बाधा भी डालते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को जल्दी से माने। बहुत से मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ आदि ऐसे ही तरीकों को अपनाते हैं ताकि सरकार पर दबाव बना रहे। कुछ दबाव समूह और आंदोलन अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार को जगाने और सोए हुए को हिलाने के लिए महंगे विज्ञापनों का भी सहारा लेते हैं। 4, कुछ दबाव समूह आंदोलन अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार को जगाने और सोए हुए को हिलाने के लिए महंगे विज्ञापनों का भी सहारा लेते हैं। कुछ दबाव समूह और आंदोलन विपक्ष के नेताओं को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करते हैं, उनसे भाषणबाजी तक करवा देते हैं। अपना वोट बैंक बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी इन दबाव समूहों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। क्वेश्चन 1, नेपाल के जन आंदोलन में किस प्रकार के मूल्यों का योगदान रहा? उत्तर, नेपाल के जन आंदोलन में निम्न मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1, राजतंत्र के तानाशाही कार्यों के प्रति जनता में रोष, लोकतांत्रिक आकांक्षाएं इनकी पूर्ति हेतु जन भागीदारी युक्त आंदोलन। प्रश्न 2, प्रजातंत्र के संचालन में दबाव समूहों के क्रियाकलाप किन 3 प्रकार से सहायक हैं? उत्तर, राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह हैं,
दबाव समय उन्हें ये याद दिलाते रहते हैं। सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती, दबाव समय उन पर दबाव डालते रहते हैं। 3, दबाव समय निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, उन पर चुनावी राजनीति का दबाव नहीं होता है। प्रश्न 3, लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी संबंध है, इस कथन पर अपने विचार दीजिए। उत्तर, लोकतंत्र जनता के हित में कार्य करने वाली शासन प्रणाली है। समाज कई समूहों, वर्गों और उनकी आकांक्षाओं के जोड़ से बनता है। कई बार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें समाज के व्यापक हित में या वर्गों या समूह के हित में सामंजस्य नहीं बना पाती और उपेक्षा दिखाती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने, कहने, विरोध प्रकट करने और आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। चूँकि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने, विरोध करने और आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, अतः जन संघर्ष और आंदोलनों के द्वारा सरकार को व्यापक हित में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण के लिए बोलीविया में जल के निजीकरण के खिलाफ हुए संघर्ष ने सरकार को अपना निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार संघर्ष लोकतंत्र को परिपक्व बनाते हैं। क्वेश्चन 4, कुछ समकालीन आंदोलनों के उदाहरणों द्वारा समझाएं कि इसमें उठाए गए मुद्दे किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उत्तर, समकालीन समय में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आयामों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, जीविका संकट, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित रहे हैं। उनमें से कई आंदोलन सफल भी हुए हैं और जनता में जागरूकता और भागीदारी के स्तर में इजाफा किया है। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन ने पर्यावरण के संवर्धन के महत्व को उजागर किया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बड़े बांधों के दुष्परिणामों, विस्थापन आदि मुद्दों को उठाया। इसी कड़ी में अन्ना हजारे द्वारा छेड़ा गया भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी है, जिसने लोकपाल की मांग को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जिस पर अभी तक की सरकारें उदासीन रही हैं। प्रश्न 5, जनहित समूह की गतिविधियां जनता के हितों के पहरेदार के समान होती है, इस कथन को स्पष्ट करो। उत्तर, ऐसे समूह जो किसी वर्ग विशेष के बजाय सामूहिक हित को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें जनहित समूह कहते हैं। इनकी गतिविधियां कई प्रकार से जनता के लोकतांत्रिक अधिकार और व्यापक हितों की पहरेदारी करती है। ऐसे समूहों या लोगों के अधिकारों के बारे में सरकार पर दबाव बनाती है जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता या गरीबी और भेदभाव के शिकार होते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों या बंधुआ मजदूरों की भलाई के लिए कार्य करने वाले समूह हैं। इनका उद्देश्य किसी खास हित के बजाय व्यापक सामूहिक हितों को बढ़ावा देकर लोक कल्याणकारी समूह के रूप में कार्य करना होता है। सामूहिक हितों को बढ़ावा देकर लोक कल्याणकारी समूह के रूप में कार्य करना होता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण। इनके पीछे जनता के बड़े हिस्से का समर्थन होता है, अतः सरकार इनकी बातों को गंभीरता से सुनती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।